Welcome, future doctors of India. I am Varun Agarwal, and this is your channel Mantra of the Biology. रिसेंटली हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीटली अच्छे से पूरा किया है। हमारा काम यहाँ सिर्फ पूरा करना नहीं है, अच्छे से पूरा करना है। एडजेक्टिव है हमारा हमेशा अच्छे से करने को। तो हम उस सेक्टर को, उस टॉपिक को मैं करने को तो 2 दिन में खत्म कर देता, लेकिन ये केवल एक प्लेन बैच नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो उसमें आपको हर चीज को बहुत आराम से धीरे 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 करके समझना बहुत जरूरी होता है। आई ट्राइड कि मैंने आपको जितना बेस्ट तरीके से हो सकता है उतना बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊं। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास ऑप्शन है। ओके, अब जो नीचे यूट्यूब जो नीचे हमारा कंटेंट है उसके नीचे मेरा फोन नंबर है, वहां से आप मेरा फोन नंबर पिक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ईमेल आईडी गिवन है। ओके, ईमेल आईडी का आप मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, वैरायटी ऑफ वे है जिससे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपका आंसर विद इन ए डे, ओके, नॉट इवन विद इन ए डे, विद इन ए 2 और 3 आवर्स के अंदर मैं आपको आंसर आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन मुझसे जुड़े हुए होते हैं, तो ऑफलाइन हम स्टडी कराते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालकर हमें टाइम अलग से निकालना होता है। तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा विद इन 2 और 3 आवर्स मैं आपको आंसर दूं। और अगर इनकेस कोई थोड़ा सा लेट भी हो गया तो 1 दिन से ज्यादा लेट कभी नहीं होगा। विद इन अ डे मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम वैसे तो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था राइबोसोम, यहाँ पर हम राइबोसोम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। राइबोसोम जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम का एक ही काम है, यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम का एक ही काम है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो सेल में फ्री होता है, मतलब क्योंकि फ्री इसलिए होता है कि प्रोकैरियोटिक में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसपे राइबोसोम स्टिक होता है। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री बिखरा हुआ होता है, इसलिए उसको ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म कहते हैं। काम एक ही होता है, काम एक ही होता है, बट स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है तो वहां पे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होता है राइबोसोम का। क्लियर? और राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल में, किसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल मतलब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। देखिए पाने को तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम क्या क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है। दो ही तरह की सेल्स होती है, या मेसोकैरियोटिक होता है उसमें भी राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में कोई और सेल ऑर्गेनल नहीं होता, सिर्फ राइबोसोम होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक में बहुत बड़े लेवल पे भी प्रोटीन का फॉर्मेशन जरूरी होता है। बड़े लेवल कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट, कहने का मतलब है कि प्रोटीन जरूरी होता है लिपिड की मेम्ब्रेन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए उसको एंजाइम चाहिए, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन तो वहां पे भी होता है ना। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का 10% कंटेंट प्रोटीन का बना होता है, तो उसके लिए राइबोसोम जरूरी होता है। तो इसलिए देखिए, अब बैक्टीरियल सेल तो एक सिंगल सेल है, तो वो कहां से लेगी, और उसको तो खुद ही जो करना है अपने अंदर ही अरेंज करना है। ठीक है, एक छोटा सा काम है, तो जो करना है अपने आप को अरेंज करना है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर है, तो वहां पर ज्यादा एंजाइम्स, तरह तरह के अलग अलग तरीके के एंजाइम्स की जरूरत होती है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव हो जाता है, तो क्योंकि हर यूकैरियोटिक सेल जैसी नहीं होती है। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उतना राइबोसोम का काम भी बढ़ता जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। राइबोसोम आर दी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, मतलब ग्रेन्युलर का मतलब, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रेन्युलर का मतलब है कि यहाँ पर जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम ग्रेन्युल जैसा होता है, मतलब दाने जैसे होता है, दानेदार, बिल्कुल दाने जैसे होते हैं। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज प्लाडे। क्या होता है, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या होता है साइटोप्लाज्म में आसानी से घुल जाते हैं। तो इफ यू वांट टू सी दिस देम सेपरेटली, अगर आप इनको अलग से आपको देखना है, तो इनको देखने के लिए आपको पहले इसको कलर करना पड़ेगा। डेंस पार्टिकल है ना, तो मतलब इनको पहले कलर करना पड़ेगा, फिर कलर करके ही आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देख सकते हो।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विदाउट कलर किए, आप स्टेन किए उसको नहीं देख सकते, ठीक है। राइबोसोम को पहले कलर करते हैं फिर उसको आप देखते हैं, इसलिए क्या डेंस पार्टिकल है। डेंस मतलब ये घनी संरचनाएं होती हैं, क्योंकि इसको हम कलर कर देते हैं तो कलर करने से डेंस हो जाते हैं। अब कौन सा कलर करते हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जो जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जो मतलब आज तक पूछे गए हैं, सिर्फ मैं वही चीज आपसे डिस्कस करूंगा। दे आर यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बोथ एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ध्यान रखना, पहली बात जॉर्ज पैलाडे ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इनको पैलाडे पार्टिकल भी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था विद द कलर, मतलब पहले कलर किया गया फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उनको देखा गया। राइबोसोम आर कॉल्ड द प्रोटीन इंजन ऑफ सेल, मतलब इसको प्रोटीन सेल का इंजन, मतलब इंजन का, सॉरी, सेल का प्रोटीन इंजन कहते हैं। इंजन का काम क्या होता है? बनाना, ठीक है। इंजन जैसे कि हमारे जो इंजन होते हैं, जैसे कि गाड़ी का इंजन है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, वो इंजन क्या करता है? पेट्रोल से एनर्जी बनता है, जैसे कि आपकी गाड़ी आगे चलती है। तो ये प्रोटीन इंजन है, ये प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है, तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, जैसे कि हम एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो ये जो एंटीबायोटिक होती है ना, ये राइबोसोम पर ही अटैक करती है। तो राइबोसोम की या तो ये दोनों यूनिट को मिलने नहीं देंगी, मैंने बताया था ना प्रोकैरियोटिक में 2 यूनिट होती है, बाय द वे यूकैरियोटिक में भी होती है। प्रोकैरियोटिक में 2 यूनिट होती है, उन दोनों को मिलने नहीं देती, या फिर एमआरएनए पे, लाइक जैसे कि वो एमआरएनए पे जुड़ती है तो वहां नहीं जुड़ने देती। तो इनका एक, कुछ सारी तो नहीं, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक राइबोसोम पर भी काम करती है, जिससे क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा और इन्फेक्शन नहीं क्रिएट होता। क्लियर? इनका साइज जो होता है 170 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका साइज ध्यान रखना। और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ओके। दे आर नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, केवल 2 ही ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं यूकैरियोटिक में जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड नहीं होते, एक तो सेंट्रियोल, दूसरा राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में फिर एक ही बचा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम के अलावा तो सेल ऑर्गेनल नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम होता है। दे आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल, मतलब ध्यान रखना ये सबसे स्मॉल होते हैं। क्लियर हो गया? वैसे इनसे भी ज्यादा स्मॉल माइक्रो बॉडीज होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपके पास में ऑप्शन आता है विच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द सेल, तो हम जनरली, अगर आपके पास में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है फॉर एन एग्जांपल, आपके गोल्जी बॉडी है, या फिर राइबोसोम है, और लाइक आपके या कोई अदर आपके सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जैसे कि आपका सेंट्रियोल है, अगर ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको टिक करना है राइबोसोम। और अगर उसमें से एक ऑप्शन माइक्रोबॉडी पे आता है, देन आपको माइक्रोबॉडी टिक करना है, ठीक है। तो राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कहते हैं सेल के अंदर। तो प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है प्लास्टिड, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है राइबोसोम। ह्यूमंस में बात करें, मतलब एनिमल सेल में बात करें, सबसे लार्जेस्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनिमल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, ओके। और तो लाइक सबसे सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और सबसे स्मॉलेस्ट दोनों के अंदर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। राइबोसोम ये सब जगह होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ, ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन के। और जो आरएनए, ध्यान रखना, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, जो आरएनए राइबोसोम के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं स्मॉल आर, राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, उसको कहा जाता है। मतलब ऐसे आरएनए जो कि राइबोसोम के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्लियर हो गया? राइबोसोम जो प्रेजेंट रहता है आरएनए के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। देखिए आरएनए जो होता है, अगर आप देखेंगे आरएनए बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताता हूँ आरएनए, मैं लिखता हूँ एक बार, जैसे कि आरएनए कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। देखिए जैसे कि आरएनए आपने पढ़ा, एक मिनट, एक आरएनए होता है, ठीक है, एक टीआरएनए होता है। तो देखिए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, आरआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है। ऐसे ये 3 टाइप के आरएनए आपको ध्यान रखने हैं और आपको याद नहीं रखना। तो ये ध्यान रखना, एक एमआरएनए जो कि राइबोसोम के अंदर होता है उसको आरआरएनए कहते हैं, ओके। ये एमआरएनए कहां बनता है? ये एमआरएनए बनता है डीएनए से, ठीक है। ये डीएनए की इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। डीएनए का मतलब, कहने का मतलब है कि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है और इंफॉर्मेशन को जो कैरी करता है वो एमआरएनए करता है। मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको एमआरएनए कहते हैं। ये जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए
ये टीआरएनए क्या करता है, ये एमिनो एसिड्स को कैरी करता है। जैसे एमआरएनए पे इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको रीड कर करके टीआरएनए एमिनो एसिड्स को कैरी करता है, इसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड्स को कैरी करता है। पहले क्या करता है, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन देखता है, अच्छा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड लेके आएगा। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस पे होती है, एमआरएनए पे होती है। लाइक हम जब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन तो आपको और चीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आरएनए बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आरएनए जो होता है न्यूक्लियोलस से सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियोलस एक स्मॉलेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो देखेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। ये न्यूक्लियोलस ध्यान रखना, मतलब कहते हैं कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस होता है। ओके, अब ये देखिए राइबोसोम के अंदर दो चीज पाई जाती है, एक तो आरआरएनए होता है, दूसरा प्रोटीन होती है। अब ध्यान रखना, अब इसमें आरआरएनए का काम क्या होता है, आरआरएनए का काम होता है पेप्टाइड फॉर्मेशन, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। तो इसके लिए एक एंजाइम आता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसकी मदद से दो एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद की जाती है। देखिए मैंने आपको सब सिंपल समझाया कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। अब ये कैसे प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम, देखिए राइबोसोम तो एक डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है एमआरएनए के फॉर्म में, वो एमआरएनए क्या होता है राइबोसोम पे, राइबोसोम क्या होता है, जो एमआरएनए होता है ना वो राइबोसोम पे अटैच हो जाता है, मतलब इस तरीके से। फॉर एन एग्जांपल, ये एक यूनिट है, एक दूसरी यूनिट है, क्लियर हो गया। ओके, और ये एमआरएनए हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये देखिए आपके, ये तो क्या हुआ, ये हो गया आपका, ठीक है, ये एमआरएनए हो गया। ओके, और एक मिनट, ओके, अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गया। अब क्या होता है, ये राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम देखा दो यूनिट होती है राइबोसोम की, हम देखेंगे कौन कौन सी यूनिट है, देखेंगे एक बार हम। तो ये क्या होता है, ये एमआरएनए क्या होता है, इसके इंफॉर्मेशन को लेके आता है। अभी राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम का जो आरआरएनए होता है ना, ये क्या होता है, अभी देखिए एमआरएनए, एक बार एक चीज और रुकिए, क्या होता है यहाँ पर एक टीआरएनए आता है। ठीक है, ये एक मिनट, एक टीआरएनए आता है। ठीक है, ऐसा टीआरएनए होता है, मतलब लीफ जैसा होता है टीआरएनए। ठीक है, ये टीआरएनए क्या करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रीड करता है। जैसा इंफॉर्मेशन रीड करेगा वो एमिनो एसिड्स को लेके आएगा। एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब साइट एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ पर आके जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जुड़ने लग जाते हैं, और एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे क्या होता है एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड के बनाने के लिए आरआरएनए मदद करता है। मतलब आरआरएनए का रोल क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना दो एमिनो एसिड्स के बीच में लगातार। जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है तो पॉलीपेप्टाइड बन जाती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन की चेन बन जाती है। ओके, नाउ राइबोसोम को हम क्या क्या कह सकते हैं, इनको पैलेडे पार्टिकल, क्योंकि पैलेडे ने इसको डिस्कवर किया था। आरएनपी पार्टिकल, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है और न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम में आरएनए होता है, तो आरएनए क्या हुआ, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो न्यूक्लिक हो गया उसका, और प्रोटीन दूसरा पार्ट होता है, तो आरएनपी पार्टिकल भी कहते हैं इसको। राइबोसोम ध्यान रखना, साइटोसोल में, साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है साइटोजेल, एक होता है साइटोसोल। साइटोजेल क्या होता है, पेरीफेरी पे होता है। साइटोसोल क्या होता है, उसके अंदर की तरफ होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। राइबोसोम या आइदर इट फाउंड इन द फ्री फॉर्म, मतलब या तो फ्री होगा या फिर वो किसी ईआर की सरफेस पे, यहाँ पे ध्यान रखना एस रह गया, तो या ईआर की सरफेस पे अटैच्ड होगा, मतलब या तो फ्री होगा या अटैच्ड होगा। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में ईआर होता ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वहां पर कि वो फ्री फॉर्म में पाया जाएगा। और जो राइबोसोम ईआर पे अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं आरईआर। तो 90% राइबोसोम ध्यान रखना ईआर के ऊपर ही पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आरईआर का एक कंप्लीट नेटवर्क होता है। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द राइबोसोम, 90% जो होते हैं राइबोसोम जो होते हैं वो आरईआर के ऊपर पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि आरईआर का काम प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए एक राइबोसोम आप देखेंगे, ये राइबोसोम फ्री है। ठीक है, एक राइबोसोम सरफेस पे अटैच्ड होता है। 90% पार्ट ध्यान रखना राइबोसोम के जो होगा वो ईआर के ऊपर अटैच्ड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ईआर हो गया। ठीक है, ये राइबोसोम हो गया, और कंप्लीटली दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आरईआर। ठीक है,
RER कहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, ठीक है, और एक स्मॉल यूनिट होती है। तो लार्ज यूनिट और सब यूनिट मतलब दोनों सब यूनिट मिलकर एक कंप्लीट राइबोसोम की यूनिट बनती है। तो ये देखिए ये आपका ये लार्ज यूनिट है, क्लियर हो गया, ये सब यूनिट है मतलब स्मॉल यूनिट है, और दोनों मिलकर क्या बनती है, एक बड़ी यूनिट बना लेती है। ध्यान रखना नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों यूनिट अलग अलग होती है, लेकिन जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करने आएंगे जब ये दोनों यूनिट एक साथ जुड़ती है। और ये जो थ्रेड दिख रहा है ये थ्रेड एमआरएनए है आपका, ये थ्रेड क्या है आपका एमआरएनए है। अब यूकेरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अलग अलग एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यूकेरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, ठीक है 80S, और जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80S का मतलब है कि 80 की स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं, और ये S मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। मतलब जब आप इनको 80 की स्पीड पे देंगे तो 80 की स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं, एक 70 की स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे यूकेरियोटिक राइबोसोम को सेटल डाउन करने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा स्पीड चाहिए, तो बेसिकली क्या होता है कि ये इनकी डेंसिटी और साइज क्या होता है इनका ज्यादा होता है, ओके, साइज बड़ा होता है, क्लियर हो गया। S यहां रखना स्वेडबर्ग यूनिट है, ओके। ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट होता है डेंसिटी ऑफ साइज को मेजर करने का। क्यों इनडायरेक्टली मेजरमेंट क्यों है, क्योंकि क्या अगर डायरेक्टली आपको करना होता तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। साइज में क्या होता है उसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर को आप साइज क्या है, साइज का मतलब क्या हुआ कि उसका डायमीटर कितना है, तो आप वो मेजर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमने इनडायरेक्ट मेजर किया, कैसे किया, हमने उसको पार्टिकल को सेटल डाउन करा के देने का, जिस स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं वो उसका ये साइज है। अगर मान के चलो कोई 70 की स्पीड पे सेटल डाउन होता है, कोई 80 की स्पीड पे सेटल डाउन होता है, तो अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज आपको मिल गई, क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग आपको डेंसिटीज आपको मिल गई। इसलिए क्या होता है कि ध्यान रखना, इसके लिए इसलिए ध्यान रखना आपका एक याद रखना, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है आपके डेंसिटी और साइज को मेजर करने का। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हर राइबोसोम में दो यूनिट है, ठीक है, एक राइबोसोम में दो यूनिट है, एक 80S है और एक 70S की। 80S की जो यूनिट होती है वो होती है 60 और 40S, और प्रोकैरियोटिक की होती है 50 और 30 है। तो अलग अलग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम की दो यूनिट है, यूकेरियोटिक में है 80S है तो 60 40, इनको प्लस मत कर देना, प्लस करोगे तो 100 हो जाएगा, और 70 प्रोकैरियोटिक में देखोगे तो 50 और 30S होती है। मतलब ये 50 के स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं तो 50S, 30 के स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं 30S। देखिए क्या होता है, क्या कहते हैं जनरली क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन होते हैं, तो हमें उनको अलग अलग क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी होती है तो अलग अलग उनको स्पीड देनी पड़ती है। इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो हमें अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग उनको स्पीड देनी पड़ेगी, क्लियर हो गया। तो अलग अलग स्पीड देने के लिए अगर आपको 50 की 60 की स्पीड पे आपको 60 की स्पीड देंगे, ज्यादा स्पीड दे रहे हैं तो पार्टिकल 60 की स्पीड पे सेटल डाउन होंगे, तो वो 50 की स्पीड पे नहीं होंगे। तो हर अलग जितना जैसा पार्टिकल का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल उतने ज्यादा उतनी स्पीड पे सेटल डाउन होते हैं। तो सबकी स्पीड अलग अलग होती है क्योंकि सभी पार्टिकल की डेंसिटी अलग अलग होती है, क्लियर हो गया। चलिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है जिसकी दो यूनिट होती है 30 और 50S, ठीक है, याद रखना। और इसमें आरएनए और प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है 2:1 होता है, मतलब आरएनए यहाँ पर और प्रोटीन इसके बीच में 2 और 1 का एक रेशियो होता है, क्लियर हो गया। ओके, जो आपकी लार्ज सब यूनिट होती है 50S, उसके अंदर दो तरीके के आरएनए होते हैं, 23S आरएनए, ओके, और 5S आरएनए, ठीक है, याद रखना। जो आपकी 50 जो लार्ज सब यूनिट है उसमें दो तरीके के आरएनए हैं, एक 23S आरएनए, एक होता है 50S आरएनए, और 30 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। तो आप फिलहाल इनको ध्यान रखना, प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उनमें आरएनए कौन कौन से टाइप का प्रेजेंट रहता है। 23S आरएनए और 5S आरएनए होता है, ठीक है, दो तरीके के आरएनए होते हैं 50S के अंदर। 30S के अंदर ध्यान रखना एक ही तरह का आरएनए होता है जो होता है 16S आरएनए, और किस टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। फिलहाल आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनके आरएनए का कंपोजिशन याद रखना कि इसमें आरएनए कौन से टाइप के प्रेजेंट रहते हैं। और ध्यान रखना यही आपके जो है ना, यही जो 23S आरएनए यही पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। तो याद रखना अगर प्रोकैरियोटिक में अगर इन केस प्रोकैरियोटिक में अगर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है ना तो ये आरएनए मदद करेंगे, ठीक है, 23S आरएनए मदद करता है, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा आपसे। इसका एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जब कभी बैक्टीरियोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो लोग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। इवोल्यूशन में भी इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इनके आरएनए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आरएनए का, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, देखिए हर यूनिट क्या होती है, जो राइबोसोम की एक पर्टिकुलर हर एक यूनिट आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है।
तो कुछ आरआरएनए होते हैं, हर किसी के आरआरएनए अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन, प्रोटीन के कंपोजिशन भी अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया? बस ये याद रखना कि इसमें कौन कौन से आरएनए प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने टाइप की प्रोटीन है, अब वो 34 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन को वो आपके कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे जब करते हैं, जब लाइक कोई बीएससी एमएससी या पीएचडी के टाइम पर उनका कोई रोल होता है, अदरवाइज उनका वहां पे भी रोल नहीं होता। ठीक है? दोनों जो सब यूनिट होती हैं, दोनों सब यूनिट ध्यान रखना, साइटोसोल, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जुड़ी होती है मैग्नीशियम आयन की मदद से। और मैग्नीशियम आयन की कितनी मोलरिटी होनी चाहिए? 0.01। ओके, 0.001। अब ये मोलरिटी मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब ये मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 होनी चाहिए। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं है सेल के अंदर तो दोनों नहीं जुड़ेंगी, और अगर दोनों नहीं जुड़ेंगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए मैग्नीशियम की कमी होने से बॉडी में कोई ना कोई आपको डिफेक्टिवनेस पीस नजर आ सकते हैं। देखिए जितने भी आयन है बॉडी खुद तो बनाएगी, ये हमारे फूड में होने चाहिए। तो अगर मैग्नीशियम आयन की कमी होने की वजह से प्रोटीन बनेगा नहीं, तो कोई ना कोई डिफेक्टिव पॉइंट नजर आ सकते हैं, कोई कोई जीन इफेक्टिव। तो क्या अगर जीन काम नहीं कर पाएगी? जब जीन काम नहीं कर पाएगी तो कोई ना कोई डिफेक्टिव पार्ट्स आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है? कई बार क्या होता है कि इनकेस प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैग्नीशियम आयन की भी कमी हो सकती है। क्लियर हो गया? अगर आप मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन को 10 फोल्ड बढ़ा दें, कहने का मतलब है कि आप 0.001 को 10 टाइम बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा? 0.01, 0.01 हो गया। उस समय दोनों 70s की राइबोसोम की यूनिट आपस में जुड़कर एक डायमर बनाती है, जिसको हम कहते हैं 100s। मतलब आपने फॉर एन एग्जांपल इसकी 10 टाइम फोल्ड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो देखिए क्या होगा कि ये दोनों 70s आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां 70s आपस में जुड़ जाएंगे, और 70s आपस में जुड़ने के बाद में 100s बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 फोल्ड बढ़ा दें, तो 10 फोल्ड बढ़ाने से क्या होता है कि दो आपके 70s आपस में जुड़ेंगे, और दो 70s आपस में जुड़ के एक नया डायमर बनेगा, जिसको हम कहते हैं 100s। मतलब वो 100 की स्पीड पे सेटल डाउन होगा। ये बेसिकली ये एम्स में आते थे क्वेश्चंस। ओके, एम्स की लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को इतना टाइम बढ़ा दे, तो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कितना चेंज होगा, तो 70s रह के 100s हो जाता है। क्लियर हो गया? यूकेरियोटिक में आता है, यूकेरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है, जिसमें दो यूनिट होती है, 60 और 40s। वहां पे कितना था? 70s था, 50 और 30 था उसकी दो सब यूनिट, यहाँ 60 टू 40 एस इसकी यूनिट होती है। आरएनए और जो प्रोटीन की जो रेशियो होता है 1:1 होता है। ओके, जो लार्ज सब यूनिट होती है उसके अंदर 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए होते हैं, 40 टाइप्स की प्रोटीन होती है। अगेन प्रोटीन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 5s, 5.s और 20s आरआरएनए। ठीक है, सबका आरएनए जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सबके साथ आरआरएनए जुड़ा हुआ है। तो 3 टाइप के आरआरएनए होते हैं, इसमें से 20s जो आरआरएनए होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। क्लियर हो गया? तो ये 3 टाइप के आरआरएनए इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में काफी बार। यूकेरियोटिक में कौन कौन से आरआरएनए होते हैं? ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आरआरएनए होते हैं, उनकी लार्ज सब यूनिट के अंदर, इनकी स्मॉल सब यूनिट के अंदर। और ध्यान रखना इसमें जो 80s आरआरएनए होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट जो होती है 40s, उसके अंदर ध्यान रखना 80s आरआरएनए, केवल एक ही टाइप का आरआरएनए होता है, 30 टाइप की प्रोटीन होती है। एक ही टाइप का आरआरएनए होगा, जैसे कि उसमें जो स्मॉल सब यूनिट, उसमें प्रोकैरियोटिक में जो 30s थी उसके अंदर एक ही आरआरएनए था, 16s आरआरएनए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 18s आरआरएनए होता है। ध्यान रखना ये आरआरएनए इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवोल्यूशन की कहानी को दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन। अब वो आपके पॉइंट में नहीं है कि कैसे इवोल्यूशन को दिखाते हैं, वो आपके पॉइंट में नहीं है। स्टिल अभी भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है आरआरएनए के ऊपर। अगर यूकेरियोटिक सेल्स में, ध्यान रखना यूकेरियोटिक सेल्स में भी जो आपकी दोनों सब यूनिट होती है मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जुड़ती है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए? 0.001। अगर इन केस इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम मोर, तो देन 80s आपस में जुड़ेंगे, दो 80s आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ के जो डायमर बनेगा उसे वो होगा 120s। मतलब वो जो आपका राइबोसोम होगा 120 के स्पीड पे सेटल डाउन होगा, तो मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं और प्रोटीन इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब ये प्रोटीन बनाने में कैसे मदद करता है वो आपको 12th का पोर्शन है, जहां पर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आता है, उसमें आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये मदद करते हैं। चलिए, आज का लेक्चर इतना ही था, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, क्योंकि राइबोसोम बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आपकी काफी बार आपकी रिवाइज होती रहती है कि यूकेरियोटिक राइबोसोम में कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, यूकेरियोटिक राइबोसोम कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के अंदर कौन कौन से आरआरएनए प्रेजेंट रहते हैं, यूकेरियोटिक के स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के अंदर कौन कौन से आरआरएनए प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। किस आयन की प्रेजेंट में ये दोनों जुड़ते हैं, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट में जुड़ते हैं। डायमर बनना या ना बनना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब काफी टाइम हो गए क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन किस आयन की प्रेजेंस में दोनों सब यूनिट जुड़ती है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए बी फोकस ऑन योर लेवल, बी फोकस ऑन योर स्टडी एंड डोंट मिस एनीथिंग। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक क्योंकि देखिए यहां पर ये नहीं कि 40% आ गए 50% आ गए पास हो गए, यहां तो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन यहां से भी आएगा, बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं भी सॉल्व होना चाहिए, उसके लिए आपको सब कुछ अपना दाव पे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो दाव पे लगाना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा जुआ है जो आपको, जो अगर आपने खेल लिया समझ के चलिए आपकी जिंदगी बन गई। ये ऐसा जुआ है जिसमें आपकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, ये वैसा जुआ नहीं है कि पैसा कमाने वाला या फिर गलत जुआ नहीं है, ये लाइफ का जुआ है और ये खेलना ही पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। चलिए, all the very best, all the best for your future life and for your NEET journey। मैं आशा करता हूं कि आप चीजों को ऐसे ही समझे, आगे समझते रहें और घर पे सेफ रहें। धन्यवाद।